गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टडी करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 5 किंगडम पढ़ रहे हैं। 5 किंगडम में मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया का हम लोग अध्ययन किया। अब हम लोग स्टडी करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का, यानी जगत प्रोटिस्टा, जो हमारा दूसरा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद कीजिए, इसके पहले वाला जो मोनेरा था वो प्रोकैरियोटिक थे। अब ये क्या रहेंगे? यूकैरियोटिक रहेंगे। वो भी यूनिसेलुलर थे, ये भी यूनिसेलुलर, यानी वो भी एक कोश की थे, ये भी एक कोश की हैं। ठीक है, अब वो प्रोकैरियोटिक थे, इसमें क्या है? यूकैरियोटिक रहेंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, सब क्या हैं? यूकैरियोटिक रहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस तो पता चल ही हो गया। ये पूर्ण डेवलप, यानी परफेक्ट एकदम डेवलप होती है ये सेल। ठीक है, अब इसमें हम 5 ग्रुप बनाकर अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस के नाते इनको 5 ग्रुपिंग कर दी जाती है किंगडम प्रोटिस्टा को। पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेटस, तीसरा है यूग्लिनोइड्स और तीसरा है स्लाइमोट्स और प्रोटोजोवन। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं इसको जानेंगे, और डायनोफ्लैजिलेटस को जानेंगे, यूग्लिनोइड्स को जानेंगे, स्लाइमोट्स और प्रोटोजोवन। ये होते क्या हैं? ये सब के सब, पहली बात तो सब में समानता क्या है कि सब के सब यूनिसेलुलर, और दूसरी बात यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब इसमें जो 5 ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं उसमें क्या है, एक एक का स्टडी करते हैं। जैसे पहला क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स रखे गए हैं। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स रखे गए हैं। ठीक है, जो अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है ना, ये पानी में रहते हैं और अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि यूँ समझिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या है? सबसे सूक्ष्म है। इन सब में यही सबसे सूक्ष्म है। आपको बता दें कि इसमें जैसे मान लिया एक डायटम्स का हम यहाँ पर फिगर दिए हैं, तो ये डायटम्स है। इसका जो सेल वॉल होता है ना, वो सिलिका का बना होता है, सेल वॉल इसका। ठीक है, जो इसके अंदर के मटेरियल्स को, चूंकि यह एक सेल है, अंदर के इसके मटेरियल्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सेल में जितनी भी मटेरियल्स रहती है लगभग इसमें होता है। ठीक है, तो इस सेल वॉल जो होता है सिलिका बना होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये सेल वॉल धीरे धीरे इनके शरीर से उतरता जाता है अवशेष के रूप में। तो काफ़ी दिन जब हो जाता है समुद्र में, ये जो सारे के सारे समुद्री हैं, तो करोड़ों वर्ष पश्चात इनका जो सेल वॉल होता है, जो सिलिका का बना होता है, वो ढेर सारा हो जाता है। करोड़ों वर्ष में वह ढेर सारा हो जाता है, जिसे कहते हैं मुख्य समुद्री उत्पाद, यानी कि समुद्र के तमाम मुख्य उत्पाद हैं, तमाम समुद्र से हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं में से एक क्या है? समुद्री उत्पाद क्या है? एक उसी में से इनका सेल वॉल। ठीक है, इस स्थिति में इन्हें हम डायटमी सॉइल कहते हैं, यानी डायटमी मृदा, मिट्टी, यानी डायटमी मिट्टी होते हैं। ठीक है, जब करोड़ों वर्ष बाद ये ढेर सारे हो जाते हैं, ये डायटमी मिट्टी बताएंगे आप लोग कि डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वही होते हैं जो करोड़ों वर्ष बाद बहुत सारा हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें डायटमी मृदा कहते हैं, जो करोड़ों वर्ष पश्चात इकट्ठा हो जाते हैं जब, तो पालिश तेल सिरप के निस्यंदन में इनका उपयोग होता है। किसमें? पालिश तेल और सिरप के निस्यंदन में। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था किसका? क्राइसोफाइट्स का। हमारा प्रोटिस्टा का दूसरा ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेटस। ठीक है, या डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये मुख्यतः समुद्री ये भी समुद्री होते हैं। ध्यान देंगे, ये भी समुद्री। ठीक है, जब आप विकास पढ़ेंगे चैप्टर जो है विकास, पृथ्वी पर जीवन, तो उसमें एक प्रमाण आपको मिलेगा कि समस्त जीवों की उत्पत्ति जो हुई है निर्जीव पदार्थ से बनी। ठीक है, तो समुद्र से हुई। आए बात समझ में? तो हम लोग भी क्या देख रहे हैं कि समुद्र की ही तरफ से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक समय ऐसा है कि हम स्टडी करते करते पूर्ण रूप से स्थलीय जीवों के बारे में केवल पढ़ेंगे। चलिए, तो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी, यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है ना,
अब इसमें यानी कि ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं, ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट एक वचन, प्रोटिस्टा बहुवचन, ठीक है। तो ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का गुण होता है, यानी और इसमें जो फोटोसिंथेसिस का गुण होता है इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वो पिगमेंट्स कई कलर में हो सकते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, ब्राउन, रेड, ब्लू, ठीक है, ठीक है ना। इसमें जो रेड वाला होता है उसका कोई पूछे मतलब डायनोफ्लैजेलेट्स का एक नाम बताइए, तो आप बताइएगा गोनियालैक्स। जो गोनियालैक्स होता है वो समुद्र का, इसी की वजह से, गोनियालैक्स की वजह से समुद्र का जल लाल रंग में होता है। कारण क्योंकि यह क्या है, रेड प्रोटिस्ट है, ठीक है। यह क्या है, रेड प्रोटिस्ट है, ठीक है। और किस समूह में है, तो कहेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स के समूह में है, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पर एक हम चित्र आपको दिखा सकते हैं। आप देखिए, आपको बता दें इसमें खास बात कि इसमें जो है स्ट्रिप्स होती हैं तमाम सेलुलोज की बनी इसमें पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, उसका भित्ति की तरह, जिसको अंदर प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, स्ट्रिप्स होती हैं जो सेलुलोज की बनी होती हैं, जो अंदर के अंदर जो प्रेजेंट होती है सेल मटेरियल, उसका ये प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। और इसमें भी फ्लैजेलम पाया जाता है, गति करने के लिए फ्लैजेलम सिंगुलर नंबर, फ्लैजेला प्लूरल नंबर बताया गया था। तो मोशन करने के लिए इसमें क्या होता है, फ्लैजेलम होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर गोनियालैक्स की बात करें तो समुद्र का जो जल होता है वो लाल तो दिखाई देता है, लेकिन इनकी बहुत अधिक मात्रा है। जब इसमें विस्फोट होता है, विस्फोट मतलब जब बहुत सारे हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इनके अंदर से क्रिएचर पॉइजन निकलता है, ठीक है, यानी कि जीव विष निकलता है। वह जीव विष क्या करता है, समुद्री जीव जैसे मछलियाँ हुई, इसके अलावा जितने भी समुद्री जीव होते हैं सब मरने लगते हैं। यानी इनकी अधिकता हर हालत में समुद्री जीवों के लिए सदैव नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो ये थे डायनोफ्लैजेलेट्स। अब बात करेंगे यूग्लिनोइड्स की। तो यूग्लिनोइड्स में एक एग्जांपल बहुत आप लोग पहले से ही सुनते हैं, पैरामीशियम अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, एग्जांपल बहुत एक कोशिकाओं का पढ़ते आए होंगे, ठीक है। तो उसमें यूग्लिनोइड्स जो है वो, सॉरी यूग्लिना जो है यूग्लिनोइड्स से ही है, ठीक है। यानी कि जो यूग्लिना हम पढ़ते हैं वो हम प्रोटिस्ट के तीसरे ग्रुप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें यूग्लिना रखे गए हैं। यूग्लिना की कई प्रजातियां होती हैं, तो थोड़ा सा आपको, इसीलिए इनको हम कहते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स की एक बहुत ज़बरदस्त विशेषता ये होती है कि यह पादप का भी बिहेव करता है और एनिमल का भी बिहेव करता है। यानी कि यह जंतु भी होता है और पादप भी होता है। मीन्स जंतु की तरह जब भोजन इसको करना रहता है तो जंतु की भी तरह कर लेता है, और जब उसको अपना कोई जैव पदार्थ नहीं मिलता है खाने के लिए तो ये क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके स्वपोषी जैसा बिहेव करता है। यानी ये फोटोसिंथेटिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, यानी हेटेरोट्रॉप्स भी होता है। तो फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉप्स हो गया, जो स्वयं भोजन बना ले प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, ठीक है। और जब प्रकाश कभी कभी नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, गति करके जैव पदार्थों को खा लेता है, या अपने से सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया की प्रजाति को भी खा सकता है, खाकर क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो ये दोनों तरह का बिहेव करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज़ द कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। यानी कि यह है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ, याद रखिएगा इसे। यानी यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। और कड़ी क्यों कहते हैं आप लोगों को कई बार बताया गया था। कड़ी उन्हीं को कहते हैं जो दो ग्रुप्स अथवा दो जीवों के कॉमन लक्षण लेकर आते हैं, एक ऐसा लक्षण जो दोनों में हो, जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो जंतु की तरह बिहेव करना और पादप की भी तरह बिहेव कर लेना, ठीक है। पोषण का, कौन सा बिहेव, पोषण का, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, दोनों के बीच की कड़ी हो गई, ठीक। दूसरी बात, थोड़ा सा हम एक यूग्लिना का चित्र यहाँ पर बनाए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट होता है, पेलिकल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ सेल वॉल, यानी इनमें
सेल वॉल तो नहीं पाया जाता, लेकिन उसकी जगह पर पेलिकल आवरण पाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, यह है पेलिकल आवरण, जो सबसे बाहरी आवरण है, जिसकी वजह से युग्लिना क्या होते हैं, युग्लिना क्या होते हैं, लचीले हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, पेलिकल आवरण की वजह से। कहाँ पाया जाता है, जब सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स की। तो इन्हें हम अवपंक कवक भी कहते हैं हिंदी में। वास्तव में ये कवक को प्रकृति की सफाई कर्मी कहते हैं। ठीक है, प्रकृति की सफाई कर्मी का मतलब ये हो कि प्रकृति में उसका सफाई रखे, यानी कि कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थ ऐसे जो हार्मफुल हुआ करते हैं उनको क्या किया जाता है कवकों के द्वारा। वो चूँकि कवक मृतजीवी होते हैं तो उनका क्या करते हैं, भक्षण करके अपना ऊर्जा लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देते हैं ताकि वो प्रकृति में हानि ना पहुंचाए। ठीक है, हालांकि यहाँ कवक हम नहीं पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कवक नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स, अवपंक कवक पढ़ रहे हैं। इन्हें सिर्फ कवक की उपाधि दी गई, कवक ये होते नहीं हैं, क्योंकि कवक का अपना 5 जगत अवधारणा के अनुसार, 5 किंगडम के अनुसार फंगी यानी कवक अलग ही जगत है। ठीक है, तो ये कवक तरह बिहेव करते हैं, यानी कि मृत जीवी होकर। ठीक है, सैप्रोफाइट्स होकर, यहाँ पर लिखा है सैप्रोफाइट्स। तो ये क्या होते हैं, अवपंक कवक होते हैं। ये सड़ती हुई टहनी, पत्ती, लकड़ी, जो भी सड़ते हुए चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें पर्याप्त नमी होती है, उनमें ये रेंगते हैं और रेंग कर यानी मोशन करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। जैविक पदार्थ जो इनकी खाने योग्य पदार्थ होता है, जो जीवों से मिला हुआ है, ऐसे पदार्थ को खाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। और ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स, मृत जीवी होते हैं। ठीक है, मृत जीवी होते हैं ये। आए बात समझ में, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक, एक कोशिकीय ये भी होते हैं, तो क्योंकि पहले बताया गया, हम लोग पढ़ ही रहे वही। फिर इनका ग्रुप, जब ये ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, जब ये ग्रुप में रहेंगे तो हम उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। जब ये ढेर सारे एक साथ हो जाते हैं तो कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, सैकड़ों फीट तक ये लंबाई भी बढ़ा सकते हैं अपनी। ठीक है, कई फीट तक इनकी लंबाई हो जाती है, 50, 60, 25, सैकड़ों फुट तक कभी कभी हो जाती है। तो ये एक दूसरे से जुड़कर काफ़ी लंबे हो जाते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, देखिए वेरी लॉन्ग लिखा है, इसलिए इन्हें हम उस परिस्थिति में इन्हें हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं, यानी कि अनुकूल परिस्थिति में ही प्लाज्मोडियम बनते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम मतलब एक दूसरे के साथ जब अवपंक कवक एक साथ जुड़कर ऐसे लंबी सी चेन की तरह बनाते हैं। ठीक है, तब क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। और कब, इन फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में, अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होते हैं, ये एक दूसरे से बिखर जाते हैं। ठीक है, बिखरने का कारण क्या होता है, इन्हें जीवित रहना है, इसलिए स्पोर्स के रूप में आ जाते हैं, यानी बीजाणु के रूप में आ जाते हैं। और जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तब तक ये बीजाणु के रूप में पड़े रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही इनकी फिर फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तो ये स्पोर्स जो होते हैं फिर से नए अवपंक कवक बन जाते हैं। ठीक है, जिससे जीवित रहते हैं। ठीक है ना, तो इतनी सारी बातों को हमने जाना। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप लोगों से। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि किसके कारण समुद्र का जल लाल दिखाई देता है, तो गोनियालैक्स के कारण। गोनियालैक्स प्रोटिस्टा जगत में किस समूह का जीव है, तो क्या बोलेंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स का जीव है। ठीक है, युग्लिना की क्या विशेषता है, या जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, युग्लिना को कहते हैं। यहाँ पर आ सकता है कि डायमेटिस वाल क्या होते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं, इग्नियोनाइट्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। अब वो प्रोटोजोवन थोड़ा सा जगह भी नहीं है, तो मैं अगली बार इसको जो है मिटाकर बताता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारा शुरू होता है प्रोटोजोवन, लास्ट वाला। ठीक है, प्रोटोजोवन जो होता है वो पहली बात तो प्रीडेटर होता है और पैरासाइट भी होते हैं, यानी ये प्रीडेटर भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। प्रीडेटर मतलब होता है परभक्षी, यानी जो दूसरे का भक्षण कर ले, और पैरासाइट मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित रहकर अपना पोषण लेना, परंतु जिसके ऊपर वो आश्रित रहे उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, वो
पैरासाइट्स होते हैं, जैसे जूं होता है, खटमल होता है, ठीक है। तो हमारे तमाम आंतों में परजीवी होते हैं। प्रोटोजोवन को हम 4 समूह में बांट सकते हैं उनके गति के आधार पर कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते होंगे, किस अंग के सहारे जाते होंगे। तो देखा गया कि प्रोटोजोवन में जितने प्रोटोजोआ हैं उसमें 4 प्रकार के प्रोटोजोआ देखे गए। एक वो जिसमें कूटपाद बनते हैं। कूटपाद मतलब आभासी पैर, सिर्फ कहने के लिए पैर हो, पैर होता नहीं है, ठीक है। पैर की तरह रचना कूटपाद, कूट मतलब होता है ये फाल्स, गलत, झूठा सा, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है, सॉरी, जैसे अमीबा में होता है, इनमें सीडोपोडियम पाया जाता है। प्लाज्मोडियम बोल दिया, सॉरी, सीडोपोडियम पाया जाता है। सीडोपोडियम सिंगुलर नंबर और सीडोपोडिया प्लूरल नंबर, ठीक है। जैसे मान लिया यह, इसका एग्जांपल मैंने दिया है एंटामीबा। जैसे मान लिया एक एंटामीबा है, ठीक है। जब इसको गति करना रहता है तो क्या करता है कि इसकी जो जीव कला होती है वो कुछ इस तरह से बन जाती है और इस तरह से इन्हीं की सहायता से वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं सीडोपोडियम। जब प्लूरल में बोले सीडोपोडिया बोलेंगे तो इनमें जो है होता है एंटामीबा जैसे प्रजातियों में ऐसा कूटपाद जैसे उपांग होते हैं जिससे वो गति करते हैं। और इस समूह में मतलब जितने इस प्रकार के सीडोपोडियम या कूटपाद वाले जीव रखे गए उनके ग्रुप को कहा गया अमीबॉयड, ठीक है। हम लोग इसमें प्रोटोजोवन पढ़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट होता है फ्लैजिलेट्स या फ्लैजिलेटेड, ठीक है। कशाभिका होती है, ठीक है। इनमें गति करने के लिए कशाप पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। यह एक रोग उत्पन्न करता है, ट्रिपेनोसोमा, जिसे निद्रालु व्याधि कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिपेनोसोमा जो होता है एक निद्रालु व्याधि रोग उत्पन्न करता है, यानी कि नींद आने ही नहीं देता अच्छे से, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, कशाभिका पाई जाती है। गति करने के लिए मान लिया यह ट्रिपेनोसोमा का चित्र है, तो इसमें गति करने के लिए इसे क्या पाया जाएगा, कशाभिका पाई जाएगी, ठीक है। कशाभिका पाई जाएगी जिससे वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तीसरा प्रोटोजोवन है सिलिएटेड या पश्चिमाभी, ठीक है। यानी इनमें गति करने के लिए पश्चिमाभ पाए जाते हैं। इनकी बॉडी की चारों तरफ जीव कला से ही बनी हुई या कोशिका कला से ही बनी तमाम ऐसे चारों तरफ रोम पाए जाते हैं। ये इसी से गति करते हैं, ठीक है। मान लिया यह क्या है, पैरामीशियम है और इसके चारों तरफ ऐसे पाया जाता है गति करने के लिए, ठीक है। हमने पहले ही बता दिया। फिर स्पोरोजोआ, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कहलाता है मलेरिया परजीवी, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये क्या होता है कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इनमें कोई इस तरह का उपांग नहीं पाया जाता, बल्कि ये स्वयं को बीजाणु के रूप में, इसलिए इनको कहा जाता है स्पोरोजोआ, ठीक है। बीजाणुविद अवस्था में रहते हैं। होते क्या है कि मतलब बीजाणुविद कहना गलत होगा, बीजाणु बना लेते हैं अपनी बॉडी से ही और मनुष्य जैसे प्राणी के शरीर में पहुंच जाते हैं और पहुंचकर, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वे वास्तव में जो मच्छर होती है, मादा मच्छर होती है, मादा एनाफ्लीज, ठीक है। फीमेल एनाफ्लीज जो होती है मादा मच्छर, उसके लार ग्रंथि में पाई जाती है, ठीक है। उसके लार में पाई जाती है। जब वो काटती है मनुष्य को तो क्या होता है कि लार की सहायता से वो मानव के ब्लड में पहुंच जाता है और अब वह जो है क्या करता है, बीजाणु के रूप में आकर वहाँ पर अपना विकास वृद्धि करता है। स्पोरोजोआ चौथा ग्रुप है। तो प्रोटोजोन में 4 ग्रुप और चारों ग्रुप का नाम, ठीक है, उनमें पाए जाने वाली मोशन करने वाली जो पार्ट हैं उनके आधार पर नाम रखा गया है। तो पहला अमीबॉयड, दूसरा फ्लैजिलेट्स, तीसरा सिलिएटेड और चौथा स्पोरोजोआ, ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट हमारा जो किंगडम है, प्रोटिस्टा तक हो गया, मोनोरप हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे जो है फंगी का, कवक का, ठीक है। यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कवक जगत, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा किंगडम फंगी, जगत कवक, ठीक है।
जगत कवक के जो प्राणी होते हैं ना, वो गर्म और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। पहली बात, गर्म और नम स्थान पर। गर्म और नम स्थान पर पाए जाने का तो मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग। ये जहाँ थोड़ी बहुत गर्मी रहती है और नमी रहती है, ऐसे स्थान पर ये उग आते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट मतलब मृतजीवी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जो आश्रित रहते हैं। ठीक है, फंगी तंतुआ तो होते हैं। तंतुआ मतलब लंबे लंबे तार की तरह इनकी बॉडी में रचनाएं होती है। ठीक है, लंबे लंबे तार की तरह इनकी बॉडी में रचनाएं होती हैं, परंतु अपवाद इसका है ईस्ट, क्योंकि वो एक ही कोशिका का होता है। ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा कि इसके पहले जो हम पढ़ा रहे थे उसमें भी एक अवपंक कवक का नाम आया था, वो भी एक कोशिकी था, कवक नाम दिया गया था, तो वो इस किंगडम में नहीं है, वो पिछले किंगडम में था। ठीक है, और ये वाला जो है ये भी एक कोशिकी है, लेकिन ये बिल्कुल ये कवक होता है, इसलिए इस किंगडम में रखा गया है, एक कोशिकी। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एक कोशिकी कवक का नाम बताइए तो आप क्या बताओगे? ईस्ट। ये वास्तविक कवक होता है, और जो पिछले में बताया था अवपंक कवक, वो वास्तविक कवक नहीं है, जो आप लोग प्रोटिस्टा में पढ़े थे। ठीक है, चलिए, तो फंगी तंतुवत होते हैं, इनकी बॉडी में तार तार की तरह रचना होती है, लेकिन जो एक कोशिकी ईस्ट है इसमें ऐसा नहीं होता है। कवक तंतु के समूह को कवक जाल कहते हैं। परीक्षा पूछा हुआ प्रश्न है, माइसीलियम क्या है, कवक जाल क्या है? तो जैसे होता ना कवक तंतु, ये देखिए, मान लिया यह एक ऐसे आप लोग देखे होंगे, कुकुरमुत्ता हुआ, राइजोपस हुआ, मशरूम हुआ, ऐसा आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगाते हैं, नम छायादार स्थान में रहते हैं, थोड़ी बहुत जहाँ पर गर्मी भी हो। ठीक है, हालांकि बरसात में ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर थोड़ी उनको जो है नमी मिलती है तो ये उगाते हैं, और वहीं उगते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि वहीं से पोषण पा रहे हैं, विकास वृद्धि उनका वहीं होता है। ठीक है, तो इनमें जो ऐसे ऐसे कवक तंतु होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, माइसीलियम, सॉरी, जब एक रहेगा तो कवक तंतु है, जब ढेर सारा हो जाएगा तो कवक जाल कहलाएगा। यानी जब एक तार है तो कवक तंतु, और जब ढेर सारा हो जाएगा तो कवक जाल। ठीक है, तो कवक जाल जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, माइसीलियम पाया जाता है। इनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। इनकी सेल की ही तो होती है सेल वॉल, तो इनकी सेल की जो सेल वॉल होती है पॉलीसैकेराइड और काइटिन की बनी होती है। ये बात तो मैंने पहले बताया, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अगर इनके जनन की बात करें कि इनमें जनन कैसा होता है, तो इनमें जनन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों प्रकार का होता है। यानी कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में खंडन, विखंडन, मुकुलन सब होता है। ठीक है, जैसे खंडन का मतलब होता है कि इनकी बॉडी क्या होगी, कई खंड में टूट सकती है, कई खंड में टूट जाएगी इनकी बॉडी ऐसे ऐसे, और हर खंड इनके नए कवक को जन्म दे सकता है। ठीक है, विखंडन मतलब दो पार्ट सिर्फ हो जाए। ठीक है, मुकुलन का मतलब इसमें कुछ कली की तरह रचना आ जाएगी और इससे कटकर अलग हो जाएगी, मान लो यहाँ से कटकर गिर गई यहाँ पर, फिर ये दूसरे नए कवक को जन्म दे सकती है। हालांकि सारे कवकों में ऐसा नहीं होता है, कवक सर्वव्यापी होते हैं, विश्वव्यापी होते हैं, ये हर जगह पाए जा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे पत्तियों में जो है, जैसे मानव में जो होता है दाद रोग होता है ना, तो मानव में दाद भी कवक के ही कारण होता है। पत्तियों में दाद की तरह दाग पड़ जाता है, ये सब कवक के कारण होता है। रोटी देखेंगे आप लोग, दहिया जम जाता है, तो दहिया में जो सब कवक ही होते हैं। ठीक है, तो जितने सब फंगी ही होते हैं ये नष्ट कर देते हैं, कागज को भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय स्पोर्स यानी कि बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो जिसे हम जब इनमें बीजाणु के द्वारा होगा तो ऐसे बीजाणु को कोनोडिया कहेंगे। ध्यान देंगे, कोनोडिया वर्ण किस बीजाणु कई लगभग सारे जगतों में कहीं कहीं आ ही जाता है बीजाणु का नाम, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बीजाणु को क्या कहेंगे, कोनोडिया द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ठीक है, और बीजाणु का मतलब होता है स्वयं को इस तरह से बना लेना कि खुद पूरी बॉडी ही इनकी क्या करने लगे, इनकी जो सेल है वो एक जायगोट की तरह काम करने लगे, जो नए को जन्म दे सकता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्पोर्स निषिक्तांड द्वारा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स द्वारा होता है, यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
इनके अंदर रचना बनती निषिक्तांड की, जिससे नया कवक जन्म लेता है। एक वर्ड आया यहाँ पर प्लाज्मोगैमी, इसको जरा ध्यान से सुन लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में किंगडम फंगी का वर्गीकरण, कि किंगडम को कितने समूह में बांटा जा किंगडम फंगी को कितने समूह में बांटा जा सकता है। यहाँ पर एक हम थोड़ा सा ये चले, प्लाज्मोगैमी को समझते हुए जनन से संबंधित है, वो भी किस जनन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब युग्मक समान रूप के होते हैं तो उन्हें हम समयुग्मक कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोगैमिट्स कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसी क्रिया प्लाज्मोगैमी कहलाती है, ठीक है। देखिए इसमें ये मान लिया एक नर युग्मक है, मान लिया एक मादा युग्मक है, ठीक है। और दोनों में हम देख रहे हैं कि इसमें एक क्या पाई जा रही है, एक फ्लैजिला या कशाविका, कुछ भी एक ऐसी रचना जो चलने में इसकी मदद कर सके, इसलिए इसका नाम है चल युग्मक, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, चल युग्मक। और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनेगा, जायगोट। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहेंगे, ये प्लाज्मोगैमी है, ठीक है। यहाँ पर जो क्रिया हुई वो क्या हुई, चल युग्मक से यहाँ पर क्रिया हुई, और ये प्लाज्मोगैमी है, यानी ऐसे गैमीट्स जो सेम होते हैं। जैसे इसमें यहाँ भी है, ये अचल युग्मक है, इसमें चलने के लिए कोई भी अंग नहीं है, और इसमें चलने के लिए अंग था। अंग कहना गलत होता है हालांकि, ठीक है। तो समझ गए ना। तो इन गैमीट्स में चलने के लिए कोई पार्ट नहीं है, इसमें चलने के लिए पार्ट्स हैं, लेकिन हैं दोनों, ये भी समान ये भी समान, ठीक है। तो चाहे अचल आपस में मिले चाहे चल आपस में मिले, ठीक है। और इस प्रकार के युग्मकों को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। धन्यवाद। इसका जो इसके आगे की जो कवकों के बारे में पढ़ना है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।